रेनफॉल सिचुएशन कैसे होती है, रेनफॉल कैसे एक्चुअल में होता है। इन प्रोसेस के जो है इन कंटिन्यूएशन में जो है पर्सिपिटेशन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। फर्स्ट होता है इवोपरेशन। सेकेंड, इवोपरेशन से पैदा होती है अर्थ में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बाद ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन एंड देन पर्सिपिटेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवापोरेशन से। वाटर बॉडी में इवापोरेशन 3 कंडीशंस में होता है। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली जब हाई टेम्परेचर होगा और उसका इवापोरेशन होगा। सेकंड, लो प्रेशर कंडीशन, यानी कि जब जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, एयर जो होती है उसके ऊपर जो इमीडिएट कांटेक्ट में है वो राइज करेगी, इससे यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होगी। तो लो प्रेशर कंडीशन और भी इवापोरेशन को जो है एक्सेलरेट करेगी। थर्ड इज द फास्ट मूविंग विंड। मैंने पहले ही बताया, एग्जाम्पल दिया था वेस्टर्लीज का। जो फास्ट मूविंग विंड अगर किसी वाटर बॉडी से पास होता है तो वो इवापोरेशन को एक्सेलरेट करता है। तो इन 3 कंडीशंस में वाटर बॉडी में इवापोरेशन होता है, राइट। दूसरी जो कंडीशंस होती है ह्यूमिडिटी। इवापोरेशन वाटर बॉडी से हो गया, अब वाटर के उसके ऊपर की जो एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी आ गई, यानी वाटर मॉइस्चर आ गई। इस ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए 2 टर्म्स हैं, एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक्चुअली एक यूनिट वॉल्यूम की मैं मॉइस्ट एयर लूं और उस मॉइस्ट एयर के अंदर कितने कंटेंट में वाटर मॉइस्चर है उस हिसाब से उसकी जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है मैं काउंट कर सकती। और ऐसे ही अगर कोई ड्राई यूनिट वॉल्यूम की एयर है और उस एयर के अंदर कितनी वाटर मॉइस्चर है वो मैं अगर काउंट करूं तो वो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बनेगी। लेकिन ये दोनों टर्म से ये मॉइस्ट या ये ड्राई एयर पर्सिपिटेशन या रेनफॉल दे पाएगी कि नहीं वो मैं नहीं बता सकती, राइट। क्योंकि पर्सिपिटेशन कब होती है, जब किसी एयर में मॉइस्चर हो लेकिन मॉइस्चर इतने लेवल तक हो कि वो होल्ड ही ना कर पाए, तब अगर उस एयर के अंदर मैं मॉइस्चर ऐड करूं तब रेनफॉल होती है, राइट। यानी कि उस एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी का सैचुरेशन आ जाए, उसकी लिमिट आ जाए, तब तक अगर उसमें अगर मॉइस्चर अगर मैं ऐड करती रहूं या ऐड होता रहे, तब ऐसे ही एयर जो है रेनफॉल दे पाती है। तो उसके लिए जो टर्म है या एक अलग सी मेजरमेंट है उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो बिटवीन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर पैकेट एंड द कंटेंट ऑफ एयर मॉइस्चर इन इट। यानी कि किसी भी एयर में उसकी मॉइस्चर उसके अंदर कितना है उसके कंपैरिजन में उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट। वो अगर मैं फाइंड कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि वो एयर जो है वो रेनफॉल दे पाएगी कि नहीं, राइट। यानी कि रेनफॉल के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट। जो एयर ज्यादा गर्म होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और जो एयर ठंडी होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, राइट। इसीलिए अगर मुझे किसी भी एयर से रेनफॉल चाहिए तो मैं 2 कंडीशन से रेनफॉल ला सकती हूँ। एक तो मैं उस एयर के अंदर मॉइस्चर जो है मैं ऐड करती जाऊं और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की लिमिट आ जाए, वो सैचुरेशन पे पहुंच जाए, राइट। उसके बाद वो एयर जो है वो रेनफॉल दे पाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन से मैं ये कर सकती हूँ कि उस एयर में मॉइस्चर जो है वो वैसे की वैसे रहने दूं, बट उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो मैं कम कर दूं और इतनी हद तक मैं कम कर दूं कि उसकी जो भी एग्जिस्टिंग मॉइस्चर है वो ही उसके सैचुरेशन लेवल पर आ जाए, राइट। तो 2 कंडीशन से मैं कोई भी एयर पैकेट से बारिश आ सकती है। अब एयर पैकेट की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे कम करते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर दो, राइट। क्योंकि वार्म एयर ज्यादा होल्ड कर पाएगी, कोल्ड एयर कम होल्ड कर पाएगी मॉइस्चर। तो अगर कोई एयर का सडन अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, राइट, फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऐसी एयर जो है बारिश दे पाती है। तो इसी तरीके की उसकी कैपेसिटी के कंपैरिजन में उसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करता है, उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहता है। अब ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन हो जाता है और बनते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स के इन तरीके के टाइप्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। हाइट के हिसाब से इन क्लाउड्स के 3 पार्ट्स हैं। जो 2000 मीटर की हाइट पे मिलते हैं उसे लो क्लाउड्स कहते हैं, अराउंड 4000 मीटर की हाइट पे मिडिल क्लाउड्स और 6000 मीटर पे हाई क्लाउड्स। अभी जो लो क्लाउड्स होते हैं उनमें अलग अलग टर्म्स से
ये क्लाउड्स को नाम दिए गए। टर्म्स में हमें ये याद रखना है कि अगर स्ट्रेटस वर्ड आता है तो स्ट्रेटस से हमें याद रखना चाहिए स्ट्राटा यानी लेयर्स। जिस क्लाउड के नाम के आगे स्ट्रेटस लगता है वो लेयर में हमेशा होगा। अगर क्यूमुलस नाम अगर किसी क्लाउड में आता है तो हमेशा वो छोटे छोटे बॉल्स के शेप में होगा, छोटे छोटे, तो वो क्लाउड्स क्यूमुलस कहलाएगा, राइट। अगर वो मिडिल क्लाउड्स है तो उसके आगे अल्टो लगेगा, और वो हाई क्लाउड्स है तो उसके आगे सीरस लगेगा, राइट। लो क्लाउड्स के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्ट्रेटस क्लाउड्स लेयर में है, स्ट्रेटोक्यूमुलस लेयर और बॉल का कॉम्बिनेशन, क्यूमुलस क्लाउड्स छोटे छोटे बॉल्स में, और एक है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड। ये क्लाउड जनरली इक्वेटोरियल रीजन में बनता है, जब साइक्लोनिक कंडीशन होती है तब होता है। यानी कि ये जो क्लाउड होता है वो बहुत ही ज्यादा वार्म और बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर वाली जो एयर होती है वो सुपर हीटेड होकर जब ऊपर जाती है तब ऐसी एयर में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन भी उसे मिलता है, और ऐसी एयर बहुत ही ज्यादा हाइट जो है कवर कर पाती है, बहुत ही ऊपर तक जाती है, और बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से इस तरीके का इलोंगेटेड क्लाउड जो है वो कवर करती है, और इस तरीके के क्लाउड को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। जब भी ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा हेवी रेनफॉल, लाइटनिंग और साइक्लोनिक कंडीशन में रेनफॉल होगी यहाँ पे, राइट। यानी कि ये क्लाउड इंडिकेट्स द एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की कंडीशन, राइट। उसके बाद मिडिल क्लाउड्स अल्टो क्यूमुलस यानी मिडिल में है और क्यूमुलस शेप में है, अल्टो स्ट्रेटस मिडिल क्लाउड इन लेयर्स, सीरस क्लाउड हाइट पर है और क्यूमुलस शेप में, सीरल स्ट्रेटस यानी हाई क्लाउड्स एंड इन लेयर्स, एंड सीरस क्लाउड्स सिर्फ हाई रेडिफाइड क्लाउड्स। तो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड। उनकी टर्मिनोलॉजी आप याद रख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वो किस हाइट पर और किस शेप के। 4 तरह की हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 तरह की रेनफॉल होती है। एक है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे कि हमने इक्वेटर पे देखा, कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ एयर होनी चाहिए, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। यहाँ पे जो सरफेस है बहुत ही ज्यादा हॉट होगा, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर की इमीडिएट एयर ऑब्वियसली हीट होगी, गर्म होगी, एक्सपैंड होगी, लाइटर होगी, और वो इस तरह से ऊपर होती जाएगी। और इस तरह अगर कोई वार्म मॉइस्ट एयर अगर ऊपर जाती है, उसका कंडेंसेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होता है और यहाँ पे बारिश होती है। ऐसी रेनफॉल को कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में हर शाम को इस तरीके की रेनफॉल जो है वो होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी एयर को मुझे उसमें से रेनफॉल चाहिए तो मैं उसकी इस तरह से यहाँ पे तो मॉइस्चर ऐड होती जाती है। अगर मुझे उसके मॉइस्चर ऐड नहीं करनी लेकिन उसकी कैपेसिटी कम करनी है तो मैं उस एयर को अपलिफ्ट करूंगी, फोर्सफुली अपलिफ्टमेंट अगर उसका होगा वो बहुत ही जल्दी सडन उसके टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाएगा और उसके मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे अगर कोई एयर पार्सल पास हो रही है, बीच में एक माउंटेन बैरियर आ गया है तो वो उसका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट चालू होगा, वो राइज करेगी, और इसके राइज होने से उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, और उसके जितनी भी उसके अंदर मॉइस्चर है वो भी सैचुरेशन लेवल पर आ जाएगी, और इसीलिए यहाँ पे माउंटेन के इस रीजन में ये एयर जो है वो बारिश देगी। ये एयर उसका सारा मॉइस्चर जो है वो यहीं पे वो बारिश के तौर पे उसको दे देती है। जब वो माउंटेन क्रॉस करके इस साइड पे जाती है वो पूरी ड्राई हो जाती है, तो सारा मॉइस्चर यहाँ पे बारिश बनके गिर चुका होता है, और ऐसी एयर इस रीजन में कोई भी बारिश नहीं हो पाती। तो इसलिए माउंटेन की जिस साइड पे रेनफॉल होता है, राइट, उससे हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। जहां पे रेनफॉल नहीं होता है, जो ड्राई रहता है, उसे कहते हैं लीवर्ड साइड या रेन शेडो रीजन। हमारे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है वो इस तरह की ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जो नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं वो हमारे इंडिया में किस रीजन को सबसे ज्यादा रेनफॉल देंगे, किसको कम देंगे, वो हमारे इंडिया की जनरली जो माउंटेन रेंजेस के जो अलाइनेशन है वो डिसाइड करती है, राइट। तीसरे टाइप के रेनफॉल इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल यानी ट्रॉपिकल रीजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, राइट, जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं, तो ऐसे साइक्लोन्स जब वाटर बॉडी पे डेवलप होते हैं, वो साइक्लोन्स वहां पे क्या होता है कि इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है और एयर जो है ऐसी स्पाइरल कंडीशन में ऊपर जाती है। और यहाँ पे क्योंकि ये वाटर बॉडी है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर इस साइक्लोन को मिलती रहती है, राइट। और ये जो साइक्लोन होते हैं बहुत ही स्विफ्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होती है। ये अगर सिस्टम किसी कोस्टल एरिया में पहुंच जाती है तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा बारिश देते हैं।
तो इस तरह के कि साइक्लोन की वजह से जो रेनफॉल आती है उसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे जनरली लेट समर में आती है, इवन इन दी उड़ीसा एंड दी आंध्र प्रदेश रीजन जो होती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। फोर्थ इज द फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल यानी कि फ्रंटल साइक्लोन। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, वैसे टेम्परेट रीजन में एक अलग तरीके के साइक्लोन्स आते हैं, जिसे फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। इस साइक्लोन्स में हमें आगे ही अभी इस लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतना आप समझ लीजिए कि फ्रंटल रेनफॉल में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी कोल्ड एयर का पैकेट रहता है और यहाँ पे बहुत बड़ा वार्म एयर का पैकेट रहता है, और इन दोनों में इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को पुश करते हैं। अगर कोल्ड एयर मास जो है वो बहुत ही ज्यादा अगर ये वार्म एयर को पुश करेगा तो वार्म एयर जो है ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी। दो इस तरह वर्टिकली जो एयर पैकेट होता है एक ज्यादा पुश करता है, दूसरी इस कोल्ड एयर के ऊपर पुश हो जाती है। तो इस तरह से वार्म एयर जो है उसका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है ऊपर, और इसकी वजह से उसके मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कंडेंसेशन होता है और इस तरह से यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो इस तरह की जो रेनफॉल होती है वो जनरली टेम्परेट रीजन में होती है, उसे फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारे अर्थ पे प्रेशर सिस्टम जो है वो कैसी होती है, उनकी पैटर्न्स हम समझते हैं। एंटायर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनली 4 प्रेशर बेल्ट्स। ये जो प्रेशर बेल्ट्स का हम डायग्राम देखेंगे एक कंटिन्यूसली होगा, बट इन एक्चुअल में हमारे प्रेशर बेल्ट जो है इतने कंटिन्यूशन नहीं होते, एक पैकेट्स होते हैं, लो प्रेशर के पैकेट्स होते हैं, हाई प्रेशर के पैकेट्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे प्रेशर सिस्टम जो है डेवलप हुई होती है, बट सिंप्लीफिकेशन इन अंडरस्टैंडिंग हमें बेल्ट की तरह से अज्यूम करते हैं। प्रेशर 2 तरीके से जो है वो बन सकता है, एक है थर्मली इंड्यूस और दूसरा है डायनामिकली इंड्यूस। थर्मली इंड्यूस यानी कि टेम्परेचर की वजह से अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन, राइट, ग्राउंड का बहुत ही ज्यादा गर्म होना और उसकी वजह से ऊपर की एयर का राइज होना, और यहाँ पे उस एयर की राइज होने की वजह से जो नीचे वैक्यूम क्रिएट होता है, जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसे कहते हैं थर्मली इंड्यूस लो प्रेशर सिस्टम। लेकिन दूसरा जो सिस्टम है डायनामिकली प्रेशर सिस्टम, यानी कि जैसे हमने देखा साइक्लोनिक कंडीशन है फ्रंटल साइक्लोन में, अगर एयर का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है, ना कि रीजन है टेम्परेचर, बट कोई और रीजन की वजह से उसका अगर अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो वहां पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा। तो ऐसा जो लो प्रेशर सिस्टम है उसे डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम कहता है। विद एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, इस तरीके के अर्थ पे 4 बेल्ट पाए गए। फर्स्ट इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाइस। अभी यहाँ पे जो एरोज है उसे हम इस पे अगर हम अभी हमें ध्यान नहीं देना है, राइट, सिर्फ हमें ये जो हॉरिजॉन्टल बेल्ट है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये हमारे 4 इस तरह के प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और फिर यहाँ पे पोलर में हाई। कैसे बनते हैं ये प्रेशर सिस्टम्स? सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली आती है। इस रीजन का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा होता है, राइट, एयर वार्म होती है, एयर राइज करेगी यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ द एयर। इक्वेटोरियल रीजन में सिर्फ एक ही सीजन पूरा साल रहता है, राइट, सिर्फ हर दोपहर को इंटेंस हीटिंग होती है और हर शाम को वहां पे कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल होती है। तो ये जो इस वजह से लो प्रेशर सिस्टम बना है बिकॉज ऑफ द थर्मली इंड्यूस्ड यानी टेम्परेचर की वजह से, तो इस रीजन को इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम कहता है। ये जो रीजन होता है वहां पे एडवेक्शन ऑफ द एयर बहुत ही वीक रहती है, यानी हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम रहती है क्योंकि इतना प्रेशर का ग्रेडियंट एयर को मिल नहीं पाता, और इसीलिए इस रीजन को बेल्ट ऑफ काम या डोल्ड्रम्स कहते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ वेरी लाइट एंड फीबल विंड। उसके बाद दूसरा हमारा प्रेशर सिस्टम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एयर यहाँ से इक्वेटोरियल रीजन में राइज हुई है, राइट, इस राइजिंग की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है। राइजिंग के बाद यहाँ पे एयर एक हाइट तक पहुंच जाती है, उसका कंडेंसेशन होता है, और मैंने कहा कि ऊपर जो है हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, नीचे लो ऊपर हाई, राइट। अब इस हाई प्रेशर सिस्टम जो एयर यहाँ पर है उसको लो प्रेशर सिस्टम के पास उसको अट्रैक्ट होना है, राइट, हाई टू लो ही वो मूव होगी। अब उसे ऐसा लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पोल पर मिलता है, राइट, क्योंकि पोल में नीचे के साइड पे हाई प्रेशर है,
ऊपर की साइड पे लो प्रेशर, तो यहाँ अपर एयर जो है यहाँ आपकी वो हाई प्रेशर टू पोल के लो प्रेशर की तरफ वो ट्रैवल करना चाहती है। बट होता क्या है कि वो इक्वेटर से अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट तो करती है, पोलवर्ड जाने का उसका डेस्टिनेशन है, बट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, जो मैंने कहा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमारे विंड सिस्टम है कोई भी मूविंग बॉडी को पाथ को डिफ्लेक्ट करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर के पोल जो एयर जाना चाहती है वो राइट हैंड साइड पर 45 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होने की वजह से जो स्ट्रेट पाथ होगा उसका जो डिस्टेंस होगा उससे ज्यादा डिस्टेंस बन जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो अब ये ज्यादा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की इसकी एनर्जी नहीं है और वो बीच रास्ते में ही गिर जाएगी। तो पोलवर्ड जाने की जगह वो एयर ठंडी होके यहाँ पे अराउंड 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड पे उसका डिसेंडिंग हो जाता है, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे डिसेंडिंग ऑफ द एयर, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक या हाई प्रेशर कंडीशन जो है इस लैटिट्यूड पे क्रिएट होती है। यानी कि ये जो लो हाई प्रेशर कंडीशन है वो थर्मली इंड्यूस नहीं है, डायनामिकली इंड्यूस्ड है, राइट। और इसीलिए इस रीजन को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहते हैं। इस रीजन को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब ऐसे सी वेसल्स थे जो विंड के हिसाब से चलते थे, राइट, विंड के फोर्स पे चलते थे, तो ऐसे जो वेसल्स थे वो हॉर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। जब इस रीजन से वो पास होते थे बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम में डिसेंडिंग होती है, स्टेबिलिटी होती है और विंड जो है बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट नील होती है। तो ऐसी कंडीशन में उनके वेसल्स जो थम जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, राइट। तो वो लोग क्या करते थे कि उनके वेसल्स में जो हॉर्स है उनको पानी में डुबो देते थे ताकि उनकी वेसल जो है, उनका बोट जो है वो हल्की हो जाए और वो थोड़ी सी मूव कर ले। तो इसीलिए इस हाई प्रेशर जोन को नॉर्थ एंड साउथ को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, राइट। दे आर दी हाई प्रेशर जोन्स। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर का सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। ये कैसे क्रिएट होता है? अब यहाँ पे इक्वेटर रीजन में एयर राइज हो गई, यहाँ पे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। ये एयर यहाँ से 30-40 डिग्री पे नीचे आती है, यहाँ पे डिसेंड करती है, नीचे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती है। अब ये हाई प्रेशर जोन में मैंने कहा था कि कहीं पे भी हाई प्रेशर होता है तो एयर अलग अलग डायरेक्शन में जो उसका डाइवर्जेंस होता है। कुछ एयर यहाँ पे फिर से इस लो प्रेशर में जो है अट्रैक्ट होती है और ये पूरा सेल जो है उसे कंप्लीट करते हैं, जिसे हेडली सेल कहते हैं। हेडली नाम के जोग्राफर ने फाइंड किया था, इसलिए उसको हेडली सेल कहते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट कुछ एयर है वो यहाँ पे पोलवर्ड साइड, यहाँ पे पोलवर्ड साइड पे जो है अट्रैक्ट होती है, पोलवर्ड साइड पे मूवमेंट करती है। लेकिन इस एयर को होता क्या है कि यहाँ पे जो पोलर हाई है यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है और यहाँ से भी ठंडी एयर इस तरफ मूव करती है। तो पोलर हाई से ठंडी एयर यहाँ साउथवर्ड साइड मूव करती है और इस लैटिट्यूड से गर्म एयर नॉर्थवर्ड मूव करती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे उन दोनों के बीच में ऐसा कोलिजन होता है कि ठंडी एयर वार्म एयर को पुश करती है और वार्म एयर ठंडी एयर से ज्यादा लाइट होने की वजह से उसका जो है यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है और वार्म एयर यहाँ पे बिकॉज इस तरह से फोर्सफुली अपलिफ्ट होती है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड, राइट। तो उस रीजन को सब पोलर लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एयर है यहाँ पे ऊपर जाती है, राइट, सॉरी, यहाँ से ये एयर यहाँ से उसका अपलिफ्टमेंट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है। ये ऊपर राइज हुई एयर पोलर फ्रंट पे फिर से उसका डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम है, ये वापस यहाँ इस तरह अट्रैक्ट होती है, यहाँ डिसेंड होती है और ये सेल बनता है पूरा फेरल सेल। ये भी एक जोग्राफर ने फाइंड किया है, इसे फेरल सेल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्ज होती है एयर, इसका एक काम पोलर रीजन में जाता है। पोलर रीजन इज हाई प्रेशर रीजन, यहाँ पे एयर डिसेंड होती है। ये हाई रीजन बनता है बिकॉज ऑफ द वेरी लो टेम्परेचर, राइट। तो इसीलिए थर्मली इंड्यूस्ड लो हाई प्रेशर रीजन है। यहाँ पे एयर आएगी, डिसेंड करेगी, फिर से एयर जो इस तरफ जाएगी, हॉट एयर को पुश करेगी और इस तरह का उसका पूरा सेल बनेगा, उसे पोलर सेल कहते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हमारे 4 प्रेशर बेल्ट बने, राइट, और इसी तरह हमारे ये सेल भी बने। इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड पोलर हाई आर थर्मली इंड्यूस्ड, बट हॉर्स लैटिट्यूड यानी कि सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दे आर डायनामिकली इंड्यूस्ड। उनका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट या डिसेंडिंग हो रहा है। अब ये जो प्रेशर सिस्टम हो रहा है उसी की वजह से हमारे अर्थ पे विंड सिस्टम डेवलप होगी, राइट। जैसे एडवेक्शन में मैंने बताया कि एयर जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी,
इसीलिए इस तरह के प्रेशर डिफरेंस हाई लो क्रिएट हो रहा है, और इसी की वजह से हमारे अर्थ पे विंड सिस्टम जो है डेवलप करेगी, विंड का फ्लो जो है वो डेवलप होगा। हमारे अर्थ के विंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज द परमानेंट विंड और सेकंड है वेरिएबल विंड। परमानेंट विंड के एक ही जो टाइप है उसे प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। वेरिएबल विंड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, माउंटेन वैली ब्रीजेस एंड लैंड एंड सी ब्रीजेस। इन्हें वेरिएबल विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कुछ लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन परमानेंट विंड हमेशा हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, और प्लैनेटरी विंड इसलिए क्योंकि वो पूरे प्लैनेट को कवर करता है। तो फर्स्ट विल स्टडी द प्लैनेटरी विंड्स। इस तरह के प्लैनेट जो हमारे एरो बीच में दिख रहे हैं वो प्लैनेटरी विंड्स हैं। ये जो हमने देखा कि पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, देन उसके बाद ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, देन सब पोलर लो प्रेशर एंड देन पोलर हाई। यानी कि एयर जो है वो हाई टू लो प्रेशर में इस तरह मूव करेगी। यहाँ हाई टू लो प्रेशर जो है एयर इस तरह से मूव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर जो है वो राइट हैंड साइड पे 45 डिग्री डिफ्लेक्ट करेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, राइट। और इसी की वजह से अलग अलग हमारे विंड सिस्टम डेवलप होंगे। जो ट्रॉपिकल रीजन में जो पाई जाती है उस विंड को ट्रॉपिकल ईस्टर्ली कहते हैं। ईस्टर्ली इसलिए क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन से जो है ओरिजिनेट होती है, राइट। अगर हम यहाँ से देखें तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक ये जाएगी, यहाँ पे साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ये मूव करेगी, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे ये हाई प्रेशर जोन है, उसे यहाँ के लो प्रेशर जोन में जाना है, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 45 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए वो इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हाई प्रेशर जोन है, उसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में आना है, सब उसको ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसीलिए कोरोलिस जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। उसके राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्शन होगा, और इसीलिए ये जो एयर है इस तरह से मूव करती है, ना कि स्ट्रेट, राइट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो विंड है उसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स कहा जाता है। उसके ऊपर के जो विंड्स हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर में जाना चाहते हैं, उस विंड को वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन से जो विंड है वो ओरिजिनेट होता है उसी से उसका नाम बनता है, राइट। वेस्टर्ली हमेशा वेस्ट से ओरिजिनेट होगा, ट्रेड विंड्स इस साइड से ओरिजिनेट होंगे। तो इसी तरह से ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, इसका एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। पोलर ईस्टर्ली जो है वो पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ फ्लो करते हैं, इसका भी जो है क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, इसका एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। और ये ईस्ट टू वेस्ट, ये भी ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से फ्लो करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टडी करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स को। यहाँ पे सब पोलर ट्रॉपिकल हाई से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे एयर जो है कन्वर्ज होती है, दोनों साइड से एयर आ रही है, राइट। और यहाँ पे उनका कन्वर्जेंस हो रहा है, इसीलिए इस बेल्ट को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स कहते हैं, राइट। ये जो जोन होता है जैसे मैंने पहले बताया कि लो प्रेशर रीजन है, और ये जो कन्वर्जिंग एयर है उनका राइजिंग होगा और क्यूमुनिम्बस जो है क्लाउड्स बनेंगे और रेनफॉल होगा, राइट। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट, जब हमने ओशन करंट में कोल्ड करंट्स देखा था तब मैंने कहा था कि कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो उनको डेसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन हमारे ट्रॉपिकल रीजन के वेस्टर्न कोस्ट पे जो ट्रॉपिकल इस तरह के डेजर्ट्स जो पाए जाते हैं उनका सबसे मेन रीजन होता है कि ट्रॉपिकल विंड्स मैंने कहा कि ये ट्रेड विंड्स होता है या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, राइट। यानी ईस्ट टू वेस्ट उनकी मूवमेंट की वजह से जब वो वेस्टर्न कोस्ट तक आएंगे उनमें सारा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वो लैंड रीजन से पास होते हुए आएंगे, राइट। जितना भी मॉइस्चर होगा वो लैंड में ईस्टर्न कोस्ट में ही बारिश कर देंगे। इस लैंड में पास होते हुए जब वो वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचेंगे उनका मॉइस्चर खाली हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। और इसीलिए हमारे वेस्टर्न जो ट्रॉपिकल रीजन की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इन्हें इसीलिए ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऑफशोर ट्रेड विंड की वजह से बने होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। वैसे भी मॉइस्चर कम है, बारिश कम हो रही है, ऊपर से वहां पे कोल्ड करंट पास होता है, तो कोल्ड करंट जितनी भी मॉइस्चर है उसको भी ड्राई कर देते हैं, राइट।
जैसे कैलिफोर्नियन करंट यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट या मोहावे डेजर्ट को ड्राई करता है। पेरुविन करंट जो अतकामा डेजर्ट को ड्राई करता है। कैनरी करंट्स टू सहारा डेजर्ट। बेंगुएला कोल्ड करंट जो है नामीब डेजर्ट को ड्राई करता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट एलिजाबेथ डेजर्ट एंड सिम्पसन डेजर्ट, तो बहुत सारे डेजर्ट है यहाँ पे, उन सबको ये जो है ड्राइंग इफेक्ट देता है। तो सेकेंड रीजन क्यों ट्रॉपिकल जो ये रीजन हमारे डेजर्ट है उस वेस्टर्न कोस्ट पे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द ऑफशोर ट्रेड विंड्स, सेकंड उन वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट पास हो रहे हैं, राइट, वो भी ड्राइंग इफेक्ट देते हैं। तो इसकी वजह से वहां पे कोल्ड जो है हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स डेवलप हुए। मेन फ्रॉम 13 में क्वेश्चन आ चुका है, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हॉट डेजर्ट यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, राइट, दे आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। वाई यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न डेजर्ट्स के बारे में पूछा गया है, नॉट द सदर्न हेमिस्फीयर के, तो हमें सिर्फ ये इस रीजन के बारे में बात करनी है, राइट। फर्स्ट हमें बताना पड़ेगा ऑफशोर ट्रेड विंड्स और सेकंड रीजन हमें बताने पड़ेगा ये सारे कोल्ड करंट्स। तो दिस इज द रीजन कि वहां पे हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद के विंड्स वेस्टर्लीज विंड, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, राइट। उन्हें सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो में जाना है, सब ट्रॉपिकल हाई सब पोलर लो में जाना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। वेस्टर्ली की एक यूनिक चीज मैंने अभी बताई थी, वेस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इस तरह वेस्ट टू ईस्ट होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्ट टू ईस्ट पास होता है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा लैंडमार्क्स है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है। यहाँ पे पूरा ओपन सी है, यानी कि उनको बहुत ही फ्री वे मिलता है फ्लो करने के लिए, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर के जो वेस्टर्लीज हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में फ्लो करते हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s एंड स्क्रीमिंग 70s, राइट। Prelim 2011 question. Westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than northern hemisphere. Why? Southern hemisphere has less landmass as compared to northern hemisphere. True. Coriolis force is higher in southern hemisphere as compared to northern hemisphere. Not true. Coriolis force equally act in northern hemisphere and southern hemisphere. There is nothing like that. So one is correct, second is wrong. वेस्टर्ली के ऊपर के विंड्स पोलर विंड्स यानी पोलर ईस्टर्लीज, ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फ्लो करते हैं इस तरह से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, राइट। एक और कंसेप्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, इसे एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए जब हमारे यहाँ समर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, तब जो नॉर्दर्न पोल होता है वो सन के पास होता है, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट सरप्लस रीजन रहता है। विंटर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि सदर्न पोल या सदर्न हेमिस्फीयर सन के टूवर्ड्स है, राइट। ये चीज हमें पता है। एक्चुअल में अर्थ के टिल्टेशन होने की वजह से इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, बट अगर हम अर्थ पे से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि समर सीजन में सन जो है वो नॉर्दर्न साइड पे मूव कर रहा है और विंटर सीजन में सन जो है सदर्न साइड पे मूव कर रहा है, राइट। दिस इज जस्ट एन एपिरेंट, हमें ऐसा लगता है। इन एक्चुअल में अर्थ इज टिल्टेड, तो हमें ऐसा जो लगता है कि अर्थ समर में ऊपर सन अर्थ के ऊपर जाता है, समर सीजन में नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, विंटर सीजन में सदर्न साइड पे इस तरह मूवमेंट करता है, उसे एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, समर सीजन में जो मैंने कहा कि इक्वेटोरियल रीजन में हमारा ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम जो क्रिएट होती है वो एक्चुअल में ये सारे सिस्टम परमानेंट नहीं होती, वो भी मूव करती है। समर सीजन में ये होता है कि जब सन की अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको कैच करने के लिए ITCZ भी नॉर्थवर्ड मूव करता है, राइट। क्योंकि जहां पे सन होगा वहां पे ही इक्वेटोरियल लो प्रेशर जैसा लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा, और इसीलिए जहां पे ITCZ मूव करेगा उसके पीछे सारे ट्रेड विंड्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, सारी सिस्टम इस तरह नॉर्थवर्ड मूव करती है अर्थ पे। और जब विंटर सीजन होती है तब ITCZ यानी एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो सदर्न साइड पर आता है तो उसको सन के फॉलो करती है ये ITCZ, और ITCZ भी सदर्न साइड मूव करता है और सारी हमारी प्रेशर सिस्टम, सारे प्लैनेटरी विंड्स वो भी सदर्न साइड पे मूव करता है, राइट। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, समर सीजन में इट इज अबव
तिबेट यहाँ इंडिया तक पहुंच जाता है ITCZ, और विंटर सीजन में यहाँ पे नीचे सदर्न साइड पे ITCZ। ITCZ की मूवमेंट सन को कैप्चर करती है, बिकॉज सन जहां पर होगा वहीं पे डायरेक्ट सनलाइट होगी और वहीं पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगी, राइट। इसलिए सन जहां पर होगा वहां पे ITCZ होगा, और ITCZ जहां पे होगा पूरी प्रेशर सिस्टम वहां पर होगी। ये पूरा अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन हमें इंडियन मॉनसून सिस्टम में काम आएगा, जो हमें अभी समझना है। परमानेंट या प्लैनेटरी विंड जो हमने समझ ली है, अब हम चलते हैं वेरिएबल विंड्स में। वेरिएबल विंड का फर्स्ट टाइप है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स यानी मॉनसून विंड्स। मॉनसून एक्चुअली वर्ड अरेबियन मौसम में से है, उसका एक्चुअली में मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। हमारे इंडिया में ये होता है कि समर सीजन में जो विंड पास होता है इंडिया के ऊपर से, वो इस तरह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक मूव करता है, इस डायरेक्शन में होता है। और विंटर सीजन में इस नॉर्थ ईस्ट से इस तरह साउथ वेस्ट में विंड जो है मूव करता है, राइट। तो इस तरह के पूरे विंड की रिवर्सल होती है सीजन टू सीजन, और इससे हम मॉनसूनल विंड्स कहते हैं। बट एक्चुअल में ये जो रिवर्सल ऑफ विंड है वो वही के वही सेम विंड, उसका रिवर्सल नहीं होता है, बट कुछ और डेवलप होता है। उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ अब जुलाई में देखिए जो समर सीजन है, हमने कहा कि समर सीजन में अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन नॉर्दर्न डायरेक्शन, तो उसकी वजह से ITCZ भी ऊपर यहाँ आता है अबोव इंडिया, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ITCZ ऊपर आता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी मूव करेंगे, उनको जो है ITCZ में कन्वर्ज होना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ITCZ यहाँ पे आएगा, तो ये सारे जो सदर्न साइड के ट्रेड विंड्स हैं वो इस ITCZ से मर्ज होने के लिए इस तरह साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया के पास आएंगे। जब विंटर सीजन होगा, आप जनवरी के डायग्राम में देखिए, ITCZ जो है साउथवर्ड मूव करेगा बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन द सदर्न डायरेक्शन। तो जब ITCZ नीचे जाएगा तो क्या होगा कि जो सदर्न ट्रेड विंड्स है वो तो यहाँ पर हो गए, और इंडिया अब आएगा नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स के अंदर। अब जो नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स जो ऊपर से नीचे आते हैं वो इस तरह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इसीलिए इंडिया जो समर में सदर्न ट्रेड विंड्स के नीचे होता है और विंटर में नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स के नीचे होता है, राइट। और इसीलिए हमें जो है डायरेक्शन जो है रिवर्स लगती है विंड्स की, राइट। बट एक्चुअल में पूरा विंड सिस्टम है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा इस तरह से जो विंड आ रहा है उसे मॉनसूनल विंड्स कहते हैं। वेरिएबल विंड यानी उनकी डायरेक्शन वेरी होती है। ये चीज हमें समझने में काम आएगी इन इंडियन मॉनसून। वेरिएबल विंड में हमने देखा सीजनल विंड्स, मॉनसून विंड। अब चलते हैं लोकल विंड्स में। लोकल विंड यानी कुछ लिमिटेड रीजन में जो विंड जो है कभी टेम्पररी टाइम के लिए जो इमर्ज होते हैं और उनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर माउंटेन्स में से कोई कोल्ड विंड जो है वो बहुत इस तरह स्प्रेड होता है, अलग अलग रीजन में निकलता है, तो उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। आज से ऐसे कोल्ड विंड निकलता है, उसे ग्रीस में ग्रिगैल कहते हैं, इटली में इसे ट्रेमोंटा कहते हैं, और एड्रियाटिक सी नियर इटली उसे उस रीजन में उस कोल्ड विंड को बोरा कहते हैं। इस तरह के माउंटेन्स में सर वार्म विंड अगर पास हो रहा है तो आल्प में से ऐसे वार्म विंड को फोन कहते हैं, रॉकीज में से चिनुक कहते हैं, और एंडीज में से सोंडा कहते हैं। There's a different name, maybe ये शायद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आ सकता है। जस्ट वी नीड टू रिमेंबर द नेम्स। कोल्ड विंड, लैंड विंड। लैंड में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा सा लैंड मास है और वो बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर अगर उस लैंड में हो जाता है तो एयर जो है वो डिसेंड करती है, राइट। ठंडी जगह पे एयर डिसेंड होती है, हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है, और जहां पे हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है वो एयर वहां नीचे जो है अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करती है। मैंने ये पहले बताया था इन वाइल एक्सप्लेनिंग दी साइबेरियन लैंड। साइबेरियन रीजन जो है वहां पे विंटर सीजन में ये ऐसी एंटी साइक्लोनिक या हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है। विंटर सीजन में बहुत ही ग्राउंड जो है ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, विंड जो है डिसेंड करती है, और वो ठंडी चिलिंग विंड जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करती है। ऐसी विंड जो है सदर्न डायरेक्शन में जो भी आती है वो इंडिया तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि बिकॉज ऑफ बैरियर ऑफ हिमालयस, लेकिन चाइना और सारे रीजन को जो है वो चिलिंग इफेक्ट देती है। तो इस तरह के जो लैंड का कोल्ड विंड होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम, तो साइबेरिया में ऐसे विंड को बुरान कहते हैं और कनाडा में ऐसे विंड को ब्लिजर्ड कहते हैं। दे आर वेरी कोल्ड विंड, मतलब जिस रीजन में जाएंगे उस रीजन को मतलब वाटर बॉडी को फ्रोजन करते हुए जाएंगे। अगर डेजर्ट में से इस तरह के वार्म विंड जो है वो स्प्रेड आउट होता है,
सहारा में से ऐसे विंड जो मिलते हैं उसे सिरोको कहते हैं, इजिप्ट में उसे खामसीन कहते हैं, लीबिया में उसे कीबली कहते हैं, एंड गल्फ ऑफ गिनी में उसे हरमिंटन कहते हैं। इंडिया में भी ऐसे कुछ लोकल विंड है, हमारे समर में पाए जाते हैं, वेरी फेमस, हॉट, डस्टी, वेरी ह्यूमिड विंड, लू, राइट। और एक फिनोमेना जिसे प्री मानसून थंडरस्टॉर्म कहते हैं, यानी इंडिया में क्या होता है कि जब हमारे मानसून की शुरुआत होती है उससे पहले, यानी कि हमारे सदर्न वेस्टर्न मानसून के विंड इंडिया में एंटर होते हैं, उससे पहले क्या होता है कि समर सीजन में बहुत ही इंटेंसिटी हो जाती है। तो कई लोकलाइज जगह पे बहुत ही ज्यादा अगर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गई तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो सकती है, बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द ग्राउंड एयर ऊपर जाएगी और उस लिमिटेड रीजन में थोड़ी सी एयर जो है बारिश होगी, तो उसे प्री मानसून थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ये मानसून के ऑनसेट से पहले आते हैं, राइट। तो ऐसे मानसून ज्यादा कॉमन है बिहार और वेस्ट बंगाल में, जिसे वो लोग काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटका में उसे ब्लोसम शॉवर कहते हैं और केरला में उसको मैंगो शॉवर कहते हैं। विंड सिस्टम में परमानेंट विंड हो गए, वेरिएबल विंड में सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स हो गए। अब दो और टाइप से विंड पड़ने, जिसे माउंटेन वैली ब्रिज या लैंड सी ब्रिजेस कहते हैं। माउंटेन ब्रिजेस वेरी इजी। एक्चुअली माउंटेन या हिली रीजन्स में ये होता है कि जब नाइट टाइम होती है तो टॉप की जो एयर है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है कंपेयर टू वैली। हमने वैली इन्वर्जन में देखा था। तो ये जो एयर है ज्यादा ठंडी हो गई है कंपेयर टू वैली, तो ये कोल्ड एयर जो है ज्यादा हैवी हो जाएगी और वो हैवी एयर जो है नीचे वैली की तरफ गशिंगली जो है नीचे डिसेंड करेगी, राइट, और इसकी वार्म एयर को अपलिफ्ट करेगी। तो इसी तरह से जो नाइट टाइम में टॉप से वैली तक जो एयर पास होती है उसे माउंटेन ब्रिज कहते हैं, राइट। जैसे हमने कहा था कि ऐसी विंड की वजह से फ्रोस्ट वाइट होता है, एग्रीकल्चर को डैमेजिंग इफेक्ट होती है। वैली ब्रिज यानी कि डे टाइम में उससे उल्टा होता है। यहाँ पे टॉप में रीजन में जो एयर है बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है कंपेयर टू वैली। तो ये होगा कि यहाँ पे एयर ठंडी है, यहाँ पे एयर गर्म है, यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम। हाई टू लो प्रेशर सिस्टम में एयर मूव करेगी, वैली टू माउंटेन एयर जो है मूव करेगी, इसीलिए इस तरह के विंड को वैली ब्रिज कहते हैं। अब चलते हैं लैंड एंड सी ब्रिजेस, उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है। अगर किसी कोस्टल रीजन में ये होता है कि नाइट टाइम में वो लैंड हमेशा वाटर से लैंड ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो लैंड में हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा कंपेयर टू वाटर, तो वाटर में लो प्रेशर सिस्टम होगा रिलेटिवली, राइट। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी, तो लैंड नाइट टाइम में लैंड से इस वाटर की तरफ जो एयर की मूवमेंट होती है उसे लैंड ब्रिजेस कहते हैं। उससे उल्टा डे टाइम में यहाँ पे लैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा कंपेयर टू वाटर पे जो है उससे कंपेयर में हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर की मूवमेंट होगी। अब ये होगी वाटर यानी सी टू लैंड, तो इसीलिए उसको सी ब्रिजेस कहते हैं, राइट। दिस इज द ओनली थिंग अबाउट इट। आज हमने अभी देखा प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद में जो 4 प्रेशर बेल्ट्स देखे और उसके हिसाब से हमारे विंड सिस्टम देखी, प्लानिटरी विंड सिस्टम्स, वेरिएबल विंड्स, सीजनल विंड्स, राइट, एंड लोकल विंड्स, माउंटेन एंड